ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਹੁਣ ਦੂਰਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਾ ਮਾਸਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਬੰਦ, ਗੈਰ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਐਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राजधानी लाइव में स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से सीधे सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर सोपोर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सुरक्षा बलों के हाथ में बड़ी कामयाबी लगी है भारतीय जवानों के हाथ में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ लगातार चल रही थी। लश्कर का टॉप आतंकी मुदासिर पंडित ढेर कर दिया है भारतीय सुरक्षा बलों ने। बड़ी जानकारी देश के लिए, बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से। ढेर किया गया। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जम्मू कश्मीर से ज्यादा जानकारी के लिए इस समय जुड़ चुके हैं। रविंद्र, बहुत बड़ी सफलता इसको कहा जाएगा क्योंकि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा बलों जी हाँ उसमें से एक आतंकी विदेशी है, यानी पाकिस्तान का रहने वाला है और पिछले काफी लंबे समय से एक्टिव था। और इसके ऊपर पिछले दिनों जो 2 पुलिस वाले और नागरिक मारे गए थे उसमें इसका हाथ था और वो भी आतंकी जो है वो भी साथ में मारा गया है। कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी है। जी, सुरक्षा बलों के लिए कामयाबी तो है। सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है या फिर बंद हो चुका है? जी, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जितना भी असला है आतंकियों के पास उसको इकट्ठा कर लिया जाए ताकि कहीं कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब एनकाउंटर खत्म होता है उसके बाद कहीं ना कहीं जब लोग वहां एनकाउंटर स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां कहीं ना आतंकियों की तरफ से छोड़े गए ग्रेनेड जो हैं वो फटते हैं, जिसमें नागरिक भी जो है वो भी घायल हो जाते हैं। तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो फौरन का पाकिस्तानी आतंकी था
मुदस्सिर पंडित, वो उसकी काफी लंबे समय से जो है तलाश की जा रही थी और ये लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात आतंकी था, जो काफी मामलों में वांछित था और इसके ऊपर इनाम भी रखा गया था। और कल जब घेराबंदी की गई तब इसका पता चला और इस एनकाउंटर में जो है 3 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि ये 2 पार्षदों, एक पुलिसकर्मी और 2 नागरिकों की हत्या में शामिल था। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुरक्षा बलों के हाथ में बड़ी कामयाबी लगी क्योंकि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और राजधानी लाइव की पहली खबर आपको बता देते हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के पत्र के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में नई गर्माहट शुरू हो गई है। प्रताप सरनाईक के पत्र के बाद से विपक्ष शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत पर हमलावर हो गया है। प्रताप सरनाईक के लेटर को संजय राउत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब शिवसेना में कार्यकर्ता विधायकों की कोई अहमियत नहीं है। संजय राउत को शिवसेना की नहीं, शरद पवार की चिंता है। ऐसे बयान विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर की तरफ से आ रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर महागठबंधन में सहयोगी एनसीपी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि हमने गठबंधन किस लिए किया था, राज्य के हालातों को सुधारने के लिए या फिर अपने आप को कमजोर बनाने के लिए। आए दिन एनसीपी कांग्रेस हमारे नेताओं को तोड़ रही है। वहीं केंद्रीय एजेंसियां रविंद्र वाइकर, अनिल परब, प्रताप सरनाईक और उनके परिवार पर पूरी तरीके से हावी है। अगर प्रधानमंत्री से संबंध बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से जोड़ा जाए तो केंद्रीय जांच एजेंसी से राहत मिल सकती है, ये कहा गया है, और पार्टी भी मजबूत दिशा में बढ़ सकती है। मानो कि इस पत्र के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक जिस तरीके से मोड़ लेती जा रही है, तूफान आ चुका है, जिसको लेकर विपक्ष भी शिवसेना नेताओं समेत प्रवक्ताओं पर पूरी तरीके से हावी है। अब देखना यह होगा कि प्रताप सरनाईक के पत्र को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कितनी तवज्जो देते हैं और क्या उनके इस पत्र पर विचार करेंगे, ये आने वाले समय में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। मुझे लगता है संजय राउत साहब को अगर अपना आमदार का लेटर इम्पोर्टेंट नहीं लगता है तो क्या इम्पोर्टेंट है? पार्टी के लिए पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का लोक प्रतिनिधि और उसकी भावना, इसके ऊपर तो पार्टी रहती है। लेकिन संजय राउत साहब को अभी शिवसेना की चिंता नहीं, उनको चिंता राष्ट्रवादी की है, पवार साहब की है। और इसलिए खाली एक पैराग्राफ के बारे में उन्होंने इसके ऊपर बयान दिया है, लेकिन पूरे लेटर में राष्ट्रवादी के खिलाफ प्रताप सरनाईक का कहना है कि राष्ट्रवादी कैसी शिवसेना को दबाती है, उनका काम कैसा होता है और हमारा सरकार होके भी हमारा काम होता नहीं। इसके ऊपर संजय राउत बयानबाजी नहीं करते हैं, उसको महत्व देते नहीं। इसका मतलब अभी शिवसेना में शिव सैनिकों को महत्व नहीं, लोक प्रतिनिधि को नहीं, तो संजय राउत को पूछना चाहिए कि किसको आप महत्व देते हैं। खाली भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गाली गलौज करना, इसको ही महत्व देते हैं, वो सब मालूम है महाराष्ट्र की जनता को। जे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अत्यंत चांगली भूमिका मांडलेली आहे। एक तर त्याने आपल्या भूमिकेमध्ये म्हटलेलं आहे की भाजप आणि शिवसेनेने एकत्र आलं पाहिजे आणि पुढची 5 वर्ष सरकार चालवलं पाहिजे, अशा पद्धतीच्या त्यांच्या या प्रस्तावाला आपला पूर्णपणे पाठिंबा आहे। मी त्यांच्या प्रस्तावाचं स्वागत करतो आणि माननीय उद्धव ठाकरे यांना निवेदन करतो की ही भूमिका मी यापूर्वी अनेक वेळेला मांडलेली आहे। एक तर बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी। मुरारी संवाददाता हमारे साथ मुंबई से इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जो पत्र सरनाईक की तरफ से लिखा गया, क्या मायने इसके महाराष्ट्र की राजनीति में निकाले जा रहे हैं? जी काजल, बिल्कुल सही कहना है। सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा कि जो ये पत्र 2 पन्ने का लिखा गया है, ये पत्र मराठी में लिखा गया है और इसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तारीफ की गई है, वो भी उनके ही विधायक प्रताप सरनाईक से। आपको बताएं कि मुंबई से सटे ठाणे शहर के मीरा रोड से प्रताप सरनाईक जो है दूसरी बार शिवसेना से विधायक बने हैं
कुछ महीने पहले ही उनके घर पर ईडी और जो है कि छापेमारी की थी, जिसे लेकर राजनीतिक सियासत गर्म हो गई थी। और उसी बीच अब प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी हमें मजबूत नहीं बल्कि कमजोर कर रही है, और ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात की जाए तो केंद्र एजेंसियों से बचा जा सकता है, और जो शिवसेना अपनी पार्टी है उसे और भी मजबूत किया जाए। जिसके बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत काफी तूल पकड़ चुकी है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री जो है रामदास आठवले के बयान हो, महाराष्ट्र में विपक्ष नेता रविंद्र दरेकर। जी काजल, कहा यह भी जा रहा है कि शिवसेना में शिव सैनिकों की सुनी नहीं जा रही है, विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। काजल, देखिए, जिस तरीके से प्रताप सरनाईक ने पत्र दिया उसके बाद से शिवसेना के प्रवक्ता राज्यसभा सांसद संजय राउत की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, जबकि समय समय पर संजय राउत अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। ऐसे में उनकी चुप्पी कहीं न कहीं जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। और यही वजह है कि विरोधी पक्ष नेता कोई समय न गंवाते हुए तुरंत पलटवार किए कि संजय राउत जो है वो शिवसेना के हैं या फिर शरद पवार के हैं। लेकिन जिस तरीके से लेटर बम महाराष्ट्र की राजनीति में फूटा है, इसे लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शिवसेना में ही आपसी मतभेद चल रहे हैं। देखना ही होगा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पत्र में किस तरीके की गंभीरता लेते हैं और किस तरीके की सरनाईक से बात करते हैं, और क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया तूल लाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। अरे यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि जो 3 पहियों की सरकार है महाराष्ट्र में वो डगमगा सकती है, जो गठबंधन है वो कमजोर पड़ सकता है। देखिए काजल, क्योंकि राष्ट्रवादी खुद आरोप लगा रही है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं, जबकि शिवसेना के काम हो रहे हैं। वहीं शिवसेना के प्रताप सरनाईक ने साफ साफ अपने शब्दों में लिखा है कि कांग्रेस और एनसीपी के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके काम जो है कि उनके इलाके में उनके लोगों के काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे जो विधायक हैं या फिर हमारी जो जनता है जहां से हम चुन कर आए हैं, वहां के लिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस है वो शिवसेना को खोखला बना रही है। ऐसे में उद्धव चाहिए कि करें और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की नाव पर सवार हो, क्योंकि ये पत्र जो लिखा गया है इसमें साफ साफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी हवाला दिया गया है। ये जो फूट पड़ी है मुरारी, ये जो फूट पड़ी है, इस फूट की शुरुआत कहां से हुई है? मतलब शिवसेना के अंदर ही फूट पड़ चुकी है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इस पत्र की वजह से, सरनाईक का जो पत्र है, या फिर इससे पहले भी ऐसा हो चुका है? क्योंकि 3 पार्टियों की सरकार वहां पर है, 3 पार्टियों का गठबंधन वहां पर है। बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर इन 3 पार्टियों में टूट पड़ती है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? देखिए काजल, अगर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के फेसबुक लाइव बयान पर नजर डाले तो उन्होंने साफ तौर पर किया है कि कुछ पार्टियां अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। अगर ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस ने मुंबई से सटे न्यू मुंबई महानगर पालिका में जहां अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार भर रही है, उसे लेकर के राजनीतिक यहां पर पूरी तरह से तूल पकड़ी है। अब ऐसे में जहां प्रताप सरनाईक, रविंद्र वायकर और अनिल परब, जहां ये 3 बड़े नेताओं के घरों पर, परिवार के ऊपर ईडी की नकेल कसी जा रही है, लगातार छापेमारी, ऐसे में उनके नेता पूरी तरह से कमजोर हो रहे हैं। तो एक प्रताप सरनाईक का एक सुझाव था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्ष प्रमुख को, देखना होगा कि किस तरीके की गंभीरता लेंगे। अगर खटास की बात करें तो जब से सरकार बनी है तब से खटास पड़ी है, लेकिन कोई भी पार्टी का नेता हो या प्रवक्ता हो या फिर जिम्मेदार लोग हो, वो उसे खटास नहीं बताते हैं, महागठबंधन बताते हैं। ये गठबंधन कब तक चलेगा ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन महागठबंधन की महाराजनीति शुरू से लेकर जिस तरीके से जारी है, ये कहना गलत नहीं होगा कि आखिरी तक चलेगा। जी, प्रवीण दरेकर का भी कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से देखने को मिलता है, शरद पवार की चिंता की जाती है, शिवसैनिकों की चिंता नहीं की जाती है। अगर मुख्यमंत्री सिर्फ शरद पवार की चिंता करते रहेंगे, वो अपनी पार्टी के लोगों को नहीं संभालेंगे, वो शिवसैनिकों को नहीं संभालेंगे, जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता, उनको नहीं संभालेंगे, तो शिवसेना टूट सकती है, टूट कर शायद बीजेपी में जा सकती है।
देखिए, विरोधी पक्ष नेता है, जैसे ही मामला गर्म होता है पक्ष या विपक्ष आरोप की बातें शुरू करती है, लेकिन ऐसे में जो शिवसेना घराने में चल रहा है इसे लेकर विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर हो या फिर उनके जो प्रवक्ता हो पूरी तरह से हावी है। सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि कौन सी ऐसी बात है, क्यों आखिर शिवसेना के विधायकों की, नेताओं की नहीं सुनी जाती है। अगर सुनी जाती है तो आज इतने समय गुजर गए हैं इस पत्र के बाद, क्यों नहीं प्रताप सरनाईक किया गया, आखिर क्या वजह थी, किन मजबूरियों में, किन परिस्थितियों में उन्हें पक्ष प्रमुख को ये पत्र लिखना पड़ा, और उसमें साफ तौर पर ईडी से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी सहित कांग्रेस का जिक्र किया गया। जी काजल, बहुत शुक्रिया मुरारी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस लेटर के बाद जैसी राजनीति शुरू हुई है उससे लग ऐसा रहा है कि जो 3 पहियों की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में, उसमें शायद फूट पड़ सकती है। राजधानी लाइव की दूसरी खबर आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर हैं। वो अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां से सीधे सर्किट हाउस अमृतसर जाएंगे। उसके बाद एल्स्टोनियन होटल में मीडिया के साथ में प्रेस वार्ता करेंगे और इस दौरान उनके साथ में पंजाब के सांसद भगवत मान भी मौजूद रहेंगे। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का ये जो दौरा है कहीं चुनावी दौरा तो नहीं है, क्योंकि इलेक्शन है पंजाब में, उसको लेकर कई तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है और राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन में पूरी तरीके से पार्टी सक्रिय होना चाहती है। केजरीवाल का अमृतसर दौरा है और अमृतसर पहुंचेंगे, वहां पर प्रेस वार्ता भी करेंगे। क्या कुछ इसमें होने वाला है ये निकलकर सामने आएगा। लेकिन इलेक्शन की तैयारी आम आदमी पार्टी अभी से कर रही है। इलेक्शन की तैयारी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी कर रही है और पंजाब में भी कर रही है। मतलब दोनों ही राज्यों में जमीन तलाशने की कोशिश, सियासी जमीन तलाशने की कोशिश दोनों ही राज्यों में की जा रही है। आज का ये दौरा काफी अहम हो जाता है ठीक इलेक्शन से पहले, क्योंकि पंजाब की राजनीति में जैसा इस समय देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ती है तो। जगतार सिंह भुल्लर सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जगतार जी, आज का जो सीएम केजरीवाल का दौरा है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में पहले से ही इस दौरे को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। आखिरकार मकसद क्या होगा इस चीज को लेकर? बिल्कुल, देखिए काजल, आज का दिन पंजाब के लिए सियासी मसले पर काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब आ रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली जा रहे हैं। अगर हम बात करें पहले अरविंद केजरीवाल की, तो आज वहां अमृतसर में वो पार्टी वर्करों और लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद श्री हरमंदिर साहब नतमस्तक हो गए, फिर दुर्गाना मंदिर जाके वो माथा टेकेंगे। लेकिन इस दरमियान सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है पंजाब के सियासी, अगर हम मैदान की बात करें, तो जो पूर्व आईजी हैं जिन्होंने बहबल कोटकपुरा गोलीकांड के मसले को लेकर सरकार पर इल्जाम लगाए थे कि हाई कोर्ट में केस की सही तरह से पैरवाई नहीं की गई, वो माना जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं आज, क्योंकि वहां अमृतसर में बाद में अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो ये भी माना जा रहा है कि इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज लोग हैं, जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी अरविंद केजरीवाल की हाजिरी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ये आज बड़ी डेवलपमेंट है। और वही रही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की, वो आज दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि जो सोनिया गांधी की तरफ से खड़गे कमेटी बनाई गई थी उनके सामने कल कैप्टन अमरिंदर सिंह पेश होंगे। पंजाब कांग्रेस की जो कला है उसके बारे में बताएंगे कि कैसे खत्म करनी, क्या इशू है। तो वो आज जा रहे हैं और कल उनकी वहां 3 मेंबरी कमेटी के साथ मीटिंग है। तो आज अगर पंजाब की सियासत की बात करें तो ये काफी बड़ा दिन है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का दिल्ली आना और अमृतसर जाके लोगों को शामिल करवाना, पंजाब के पूरी तरह से जो सियासी समीकरण है वो बदल चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम केजरीवाल का अमृतसर का दौरा है काफी अहम, कई मायनों में माना जा रहा है कि आखिरकार इस दौरे के पीछे क्या है और क्या आम आदमी पार्टी को मजबूती इससे मिल सकती है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आज दुनिया भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था और देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस मुहिम में शामिल हो गए। आज योग दिवस पर पीएम मोदी ने संबोधित किया और कहा कि दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस कोई उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे भूल सकते हैं, इसकी अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना है। और इस कार्यक्रम में आज का जो कार्यक्रम हुआ, आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू का भी संबंधित हुआ। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग 190 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 ऐतिहासिक जगहों पर योगा एंड इंडियन हेरिटेज कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है, जिसके तहत पूरे देश में 75 ऐतिहासिक स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। इनमें विश्व धरोहर स्थल, स्मारक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। इन 75 स्थानों में से 30 जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों का मंत्रालय की सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण कार्यक्रम है। तो आज का जो कार्यक्रम हुआ, राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। जिस तरह की तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, सुबह ही 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ। देश की राजधानी में क्या देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कह सकते हैं योग का कह सकते हैं ऐप का लॉन्चिंग की है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर फायदा होगा। क्योंकि जिस तरीके से योग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय त्योहार नहीं बल्कि हमें अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं कि योग एक ऐसा माध्यम बताया गया है जिससे कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा फायदा हुआ और लोगों को अपनी ह्यूमैनिटी बढ़ाने के में और कहीं ना कहीं अपने स्वस्थ रखने में दोनों में कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। मगर जिस तरीके से बात करें अब योग दिवस की, तो योग दिवस के लिए कहीं ना कहीं हर तरीके से यही कोशिश की थी कि जनता तक कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज पहुंचे जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए फायदेमंद हो। क्योंकि जिस तरीके से योग का जो एप्स की लॉन्चिंग की है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को काफी कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि इस ऐप के द्वारा वो घरों के अंदर ही रहकर योग का माध्यम सीख सकते हैं और या किसी भी भाषा के अंदर, यानी कि हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी और भाषा के अंदर हो,
वो भी कहीं ना कहीं घरों के अंदर ही रहकर योग सीखा जा सकता है। मगर जिस तरीके से इसकी शुरुआत की गई है, कहीं ना कहीं काफी बड़ी उपलब्धि हासिल होगी और ये WHO के साथ मिलकर ही इस ऐप की शुरुआत की गई है। मगर देखना होगा कि आज से एक और शुरुआत की जा रही है जो है वैक्सीन को लेकर, क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी 21 कह सकते हैं फ्री वैक्सीन की जो शुरुआत की जा रही है आज से, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो कमी थी वो अब पूरी होती नजर आएगी। जी, फ्री वैक्सीन की बात भी सामने आ रही है कि 18+ लोग जो है उनको फ्री वैक्सीन आज से लगेगी। दिल्ली में इस समय कोई तैयारी दिखाई दे रही कि या फिर अब से पहले कोई तैयारी हुई है इस बात को लेकर? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें आज से वैक्सीन की प्रक्रिया की, तो वैक्सीन की प्रक्रिया बिल्कुल स्टार्ट की जा चुकी है और दिल्ली को पहले ही यानी कि 2-3 दिनों में पहले ही वैक्सीन उपलब्ध कराई गई थी और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हो चुकी है। और देखना होगा आज से जो शुरुआत की गई है वो केंद्र सरकार के द्वारा होगी और फ्री वैक्सीन हर सेंटर पर दी जाएगी, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए। अब देखना होगा कि तीसरी लहर से पहले किस तरीके से हर व्यक्ति तक, 18 साल से हर ऊपर के व्यक्ति तक किस तरीके से प्रक्रिया पहुंचाई जाएगी और टीकाकरण की जो दोनों डोज है वो किस तरीके से दी जाएगी। मगर इसमें कहीं ना कहीं रफ्तार करनी होगी ताकि तीसरी लहर से आने से पहले इसकी जो डोज है यानी कि वैक्सीन की जो डोज है वो हर व्यक्ति तक पहुंच सके। जी, योग दिवस को लेकर दिल्ली में कैसा उत्साह इस समय दिखाई दे रहा है? देश की राजधानी में क्या कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं? लोग घर के अंदर योग कर रहे हैं या फिर पब्लिकली कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं? क्योंकि आज से कई छूट भी देश की राजधानी में मिल गई हैं, कई पाबंदियों को भी हटा दिया गया है। देखिए बिल्कुल तो आप बात करें जिस तरीके से योग की, तो योग दिवस पे उपलक्ष्य के अंदर कुछ जगहों पर जरूर अनुमति दी गई थी पार्कों के अंदर, मगर 20 लोगों से ज्यादा की परमिशन नहीं दी गई थी और कई कुछ इलाकों के अंदर जरूर परमिशन थी, चाहे वो लाल किले की बात हो या फिर और कुछ पार्कों की बात हो, वहां पर जरूर छूट दी गई थी। मगर सबसे ज्यादा यही कोशिश की गई कि डिजिटल माध्यम से ही योग सिखाए जाए और योग के फायदे बताए जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब एप्स भी लॉन्च किया गया तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और कोरोना जैसी महामारी के बीच में योग का कितना बड़ा फायदा है ये भी समझाना है। मगर यही चीज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी समझाई और कहीं ना कहीं जनता को भी अब कहीं ना कहीं विश्वास होता हुआ नजर आ रहा है कि योग का कितना बड़ा फायदा है और कोरोना जैसी महामारी के अंदर उसको कितना बड़ा फायदा मिल सकता है। मगर जिस तरीके से अब डिजिटल के माध्यम से और पार्कों के अंदर कुछ अनुमति देकर जरूर इसकी शुरुआत जरूर की गई है। जी, इसकी शुरुआत कर दी गई है, लेकिन आज जिस तरीके से दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, अगर दुनिया भर की बात करें या फिर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, भले ही कोई भी कार्यक्रम हो चाहे, लेकिन कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद जरूरी हो जाता है, मास्क लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। कार्यक्रम चाहे कोई भी हो, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरती जा सकती है। आज दिल्ली में देखने को मिला ये सब। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कोरोना काल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा माध्यम है जो वायरस को बढ़ने से रोकता है। मगर यही चीज हमने पार्कों के अंदर भी देखने को मिली, क्योंकि 20 लोगों की ज्यादा की परमिशन नहीं दी गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहीं ना कहीं काफी हद तक यही कोशिश की गई कि डिजिटल माध्यम से ही लोगों को योग सिखाया जाए। बिल्कुल, अगर बात करें जिन इलाकों के अंदर या जिन पार्कों के अंदर अनुमति दी गई थी वहां पर भी पुलिस व्यवस्था बिल्कुल की गई थी और कहीं ना कहीं लोगों को यही समझाने की कोशिश की गई थी कि कोरोना काल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है और यही चीज का नियम करते हुए लोग बाग नजर भी आए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो योग दिवस पर आज दुनिया भर में योग करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।